तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5th सेमिस्टर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिंपलीस्ट और इजीएस्ट चैप्टर है वही हम लोग चालू करेंगे। इशू ऑफ शेयर जो कि हम लोग अक्सर क्लास 12 में बड़े आसानी से कंप्लीट करके आए हैं। वही वाला जो सिस्टम है उसी को एक बार दोबारा दोहराया जाएगा। देखो ये इधर एक कंपनी है, मान लो ABC कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहता है, मतलब कैपिटल इकट्ठा करना चाहता है। तो ABC कंपनी मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करना चाहता है। तो कैपिटल कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, जिसमें से अच्छा पूरा टेक्निक ही मैं लिखा देता हूं। पहला और सबसे इजीएस्ट टेक्निक है इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर, कंपनी क्या कर रहा है, मार्केट में शेयर इशू कर रहा है। बाय इशू ऑफ शेयर कंपनी कलेक्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इशू ऑफ अच्छा ये जो शेयर है ना, ये हम लोग ऊपर में थोड़ा सा लिख लेंगे, ये इक्विटी शेयर है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकता है, तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा डिबेंचर मार्केट में इशू कर सकता है, या फिर बॉन्ड मार्केट में इशू कर सकता है, या फिर ये तीन रास्ता अगर बंद है या फिर नहीं करना चाहता है तो कंपनी क्या कर सकता है, बैंक में जाके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। 4 तरीके से कंपनी क्या करता है, अपना कैपिटल कलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। मान लो तुमको एक कंपनी या फिर छोड़ो ना, छोटा सा एक चाय का दुकान खोलना है। तुम्हें एक टी स्टॉल खोलना है, बीकॉम टी स्टॉल, बीकॉम चाय वाला, ठीक है। बीकॉम चाय वाला तुमको ओपन करना है, बीकॉम चाय वाला नाम का एक टी का स्टॉल। अब तुम्हें ये स्टॉल ओपन करने के लिए मान लो कैपिटल नीडेड है, कैपिटल चाहिए। कितना कैपिटल चाहिए, 1 लाख, 1 लाख का कैपिटल चाहिए। सपोज करो थोड़ा हम लोग डेकोरेशन करके ही चालू करेंगे, और 1 लाख रुपया मुझे कैपिटल चाहिए। तो फिलहाल तो तुम पहले जाओगे अपने पापा के पास, पहले तुम चले गए अपने पापा के पास जाके तुम बोल रहे हो, पापा मेरे को एक बीकॉम चाय वाला ऐसा स्टॉल खोलना है और कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है। पापा आप क्या दे सकते, कितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो पापा बोले कि चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, या फिर 30,000 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, एक काम करो लेके जाओ और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। तो तुम पूछे कि पापा कितना % इंटरेस्ट चाहिए। पापा बोले मार खाएगा बेटा, इंटरेस्ट कुछ नहीं चाहिए, आराम से तू पैसा लेके जा, बिजनेस चालू कर, खूब तरक्की कर, ठीक है। और अगर पैसा हुआ तो लौटाना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पैसा हुआ तो लौटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पापा से मिल गया तुम्हें 30,000। इसके बाद तुम चले गए अपने भैया के पास चले गए, हाँ, या फिर दीदी के पास चले गए, भैया या दीदी के पास चले गए, जाके बोल रहे हो कि मुझे टी स्टॉल चाहिए, टी स्टॉल ओपन करना है, कैपिटल चाहिए 1 लाख, पापा 30,000 दे चुके हैं, भैया या फिर दीदी तुम कितना दे पाओगे या कितना दे पाओगी। तो भैया या दीदी बोले मेरे पास 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, अगर जरूरत पड़े तो ले जा, अगर तुझे जरूरत पड़े तो ले जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं सुन के तो पैसा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके जहां घर से निकलने वाला था, मैं निकल ही रहा था कि दीदी या भैया कोई भी जो भी जिससे मैं पैसा लिया हूं, तो बोला अरे सुन बात तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। मैं बोला क्या, बोला अरे इंटरेस्ट कुछ देगा कि नहीं देगा। मैं बोला पापा तो इंटरेस्ट नहीं मांग रहे थे। तो दीदी बोला अरे पापा है, मैं दीदी हूं ना,
या मैं भैया हूं, तो इंटरेस्ट तो चाहिए मुझे, इंटरेस्ट तो चाहिए मुझे, इंटरेस्ट तो चाहिए मुझे। तो मैं बोला कितना परसेंट, बोला मार्केट में, मार्केट का बात छोड़, मार्केट में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चल रहा है, तो एक काम कर ले 5% इंटरेस्ट दे देना, 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना, सालाना 5% इंटरेस्ट दे देना। तुम बोले ठीक है भैया या ठीक है दीदी मैं इंटरेस्ट तो दे दूंगा, लेकिन मान लो अगर कोई एक साल मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई एक साल मान लो मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कैसे मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, 5% कैसे दूंगा। तो भैया या दीदी बोले अरे कोई टेंशन नहीं, तू अपना है ना, इस बार इंटरेस्ट नहीं दे पाया, तेरे को लॉस हुआ है, इंटरेस्ट नहीं दे पाया, मैं समझता हूं तेरा दर्द, मैं तेरा दर्द समझता हूं, नेक्स्ट साल प्रॉफिट होगा ना तो 10% इंटरेस्ट दे देना, 10% दे देना, ठीक है। तो मतलब भैया या फिर दीदी जो है वो हम लोग से क्या कर रहा है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब इस साल नहीं दे पाया तो नेक्स्ट साल डबल दे देना, ठीक है। तो 30 और 20 हो गया मेरा 50,000, 30 और 20 50,000 हो गया। मैं चला गया अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास चला गया, एस लगा देता हूं, क्या पता कौन दे या ना दे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स के पास चला गया कि मेरे को एक बीकॉम चाय वाला दुकान खोलना है, कैपिटल चाहिए 1,50,000 जुगाड़ कर लिए है, तू लोग कितना दे पाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग का स्टूडेंट लोग हो, तो तुम्हारा दोस्त भी तो स्टूडेंट ही है, और उतना उन लोगों का भी तो लिमिट है। तो मान लो फ्रेंड्स लोग इकट्ठा करके 10,000 दे पाया, 10,000 रुपया दे पाया, ऊपर से नखरा अलग से, ऊपर से 1,000 एक नखरा लगा हुआ है। क्या बोल रहा है, अरे 10,000 तो दे रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट देना 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, नहीं पर मंथ इतना मत चूसो, हाँ, कि तुमसे ना ही ले पैसा। तो फ्रेंड 10,000 रुपया दिया, इंटरेस्ट तुमसे मांग रहा है 8% पर एनम, 8% पर एनम इंटरेस्ट मांग रहा है। और तुम बोले कि अरे भाई सुनना, अगर कोई एक साल, अरे आस्ते आस्ते इधर आपने में बात नहीं करना है, कोई एक साल अगर मान लो इंटरेस्ट में नहीं दे पाया, बोले नहीं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, तुझे देना ही पड़ेगा, तेरे को प्रॉफिट हो तब भी देना पड़ेगा, तेरे को लॉस हो तब भी जुगाड़ करके देना पड़ेगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा। बोल तो हम लोग 10,000 जुगाड़ करते हैं, नहीं तो रहने दे। मैं बोला ठीक है, मरता क्या नहीं करता, ठीक है। तो 10,000 उन लोगों से भी ले लिए, 10,000 उन लोगों से भी ले लिए। अच्छा चले गए मामा के पास, मामा जी, ठीक है, मामा जी के पास चले गए। मामा जी तो अपने होते हैं, ठीक है। मामा को जाके फिर वही घिसा पीटा डायलॉग सुना है कि ये खोलना है, इतना कैपिटल, ये हो गया। मामा बोले कितना, 30 और 20 50 और 10 60,000 जुगाड़ कर पाया। अरे पहले मेरे पास आ जाता, अरे पहले मेरे पास आ जाता, मैं तो अब तेरा अपना हूं, मैं टोटल 1 लाख दे देता, लोगों से मांगने का क्या जरूरत था। मैं बोला ठीक है, मांग लिए तो क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल 40,000 दे दीजिए। तो मामा जी फट से टाइम नहीं लिया, 40,000 रुपया दे दिया, निकाल के दे दिया। 40,000 रखा ही हुआ था कि फटाक से गिन के मेरे को दे दिया। मैं लेके बोल रहा हूँ इंटरेस्ट, बोल रहे देख बेटा इंटरेस्ट मैं तो काम ही करता हूँ, मनी बोरोइंग का काम करता हूँ, मैं पैसा तो उधार ही देता हूँ ना, तेरे को नहीं तो दूसरे किसी को उधार देता है ना। तो इंटरेस्ट तो लेना मेरा फर्ज बनता है, इंटरेस्ट लेना मेरा फर्ज बनता है। चल तू कोई नहीं, मार्केट में चल रहा है 15%, तू 10% दे देना, 10% दे देना इंटरेस्ट, ठीक है। मैं सुन के निकलने ही वाला था, याद आ गया, अच्छा मामा जी अगर कोई साल माने प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या इंटरेस्ट, बोले देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेंगे, जितना इंटरेस्ट बाकी है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगा लेंगे, तब तेरा जब मन तब दे देना। अगर नहीं दे पाया कुछ साल बाद तेरा किडनी मांग लेंगे, घर बार बेचना पड़ेगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट जानते हो तुम लोग, है ना। हाँ, किडनी बेचना पड़ेगा, आंख बेचना पड़ेगा, एक एक करके, ठीक है ना, या घर बेचना पड़ेगा। तो जो भी हो इंटरेस्ट 10% मामा जी मांग लिए। तो सुन के मैं घर से निकलने ही वाला था कि मामा जी बोले अरे सुन बेटा और एक बात है। मैं बोला क्या, अरे मेन बात तो तू करना ही भूल गया। मैं बोला बात तो हो गया, पैसा मिल गया, इंटरेस्ट का बात हो गया, इंटरेस्ट ना देने पे
आंख किडनी ले लेंगे, ये बात भी हो गया, और क्या चाहिए? बोला अरे तू जो स्टॉल लगाएगा ना, तो जमीन वमीन खरीदा है ना? बोला हाँ वो तो खरीद लिया हूँ या फिर खरीदने वाला हूँ। बोला जो वो जो जमीन का कागजात है ना, मेरे पास मॉर्गेज रखना पड़ेगा, तो मैं तो लोन देता हूँ ना, मनी बोरोइंग का काम करता हूँ, मनी लेंडिंग का काम करता हूँ। तो जो तुम्हारा लैंड का या फिर बिल्डिंग का जो पेपर है, वो पेपर मेरे पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। मैं बोला डिपॉजिट छोड़ो ना मामा, तुम बोलो डिपॉजिट डिपॉजिट कुछ नहीं, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। बोले ये बात सही बोली, ये बात तू सही बोला कि लैंड का पेपर या बिल्डिंग का पेपर डिपॉजिट नहीं, इसको मॉर्गेज रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मैं समझ गया पूरा बात। मैं सर क्या समझा? मैं सर ये समझा कि पापा जो बिना किसी इंटरेस्ट का 30,000 रुपया मेरे को देने वाला है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है, पैसा कभी लौटाने का बात भी नहीं कर रहा है, तो पापा मेरे को इक्विटी शेयर प्रोवाइड कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। मैं इंटरेस्ट दूं ना दूं पापा से कोई मतलब नहीं। पापा बोले जा बेटा तरक्की कर ले जिंदगी में, ठीक है। भैया या दीदी जो पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है, इंटरेस्ट ना देने पे कंपाउंड नहीं लगा रहा है, लेकिन नेक्स्ट साल में डबल इंटरेस्ट ले रहा है, तो कहने का मतलब है दीदी या भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे को ऑफर कर रहा है। बात समझ में आया? फ्रेंड जो मेरे को 10,000 दे रहा है, इंटरेस्ट भी मांग रहा है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, एकदम कंडीशन देके बात कर रहा है, तो मतलब वो मेरे को डिबेंचर या फिर बॉन्ड कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा है। और मामा जी को देख के ही पता लग रहा है कि मैं जाके लोन ले रहा हूं, लोन फ्रॉम आउटसाइड, लोन फ्रॉम आउटसाइड। गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी को मॉर्गेज बोलते हैं। जैसे कि मुथूट गोल्ड सोने का जो स्कीम होता है, मुथूट घर में पड़ा हो सोना तो किस बात का रोना, सोना गिरवी रखो और थोड़ा पैसा लेके आ जाओ, काम करो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड और लोन फ्रॉम आउटसाइड या फिर बैंक लोन ले रहे हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? तो सबसे सेफ तरीका कौन सा है? अगर कंपनी, तुम अगर अपना कंपनी बनाना चाहते हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ये 4 तरीके से तुम पैसा कलेक्ट कर सकते हो, तो तुम कौन सा ऑप्शन से जाना चाहोगे? इक्विटी शेयर, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं मांगता है, ना ही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगता है, ना ही डिविडेंड मांगता है। बच गया तो दे देना, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। अगर कंपनी बंद होने जा रहा है, कंपनी बंद हो जाएगा, तो पहले मामा जी मतलब आउटसाइडर का लोन पेमेंट करना पड़ेगा, मॉर्गेज मतलब डिबेंचर बॉन्ड का पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बच गया तो पापा पैसा लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये लोग हमेशा लॉस सैक्रिफाइस मतलब लॉस करने के लिए राजी है, त्याग करने के लिए राजी है। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन बदले में ये डायरेक्टली कंपनी का मालिक बन रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कंपनी का मालिक बन रहा है। मतलब तुम्हारा जो कंपनी बनेगा, बीकॉम टी स्टॉल बोल के जो कंपनी बनेगा, उस कंपनी को चलाने में डायरेक्ट हेल्प करेगा, ठीक है ना। हिस्सेदारी, कंपनी का हिस्सेदारी मांग लेगा। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर वो जाके बैठ सकता है। कंपनी का जो वोटिंग होगा, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन डिसाइड होगा, वहां पे ये वोट भी देगा, वोटिंग राइट भी इसके पास है, ठीक है ना। तो इसलिए इक्विटी शेयर इशू करना कंपनी के लिए सेफ होता है। अगर मान लो कंपनी शेयर माने मालिक का संख्या नहीं बढ़ाना चाहता है, मतलब नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज नहीं करवाना चाहता है, तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में नहीं छोड़ेगा, तब प्रेफरेंस ये वो सब चालू करेगा, ठीक है ना। कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 2 साल 5 साल के लिए लोन चाहिए, 5 साल के लिए कैपिटल चाहिए, मतलब लोन नहीं ऐसा मत सोचो, कैपिटल चाहिए 1 साल 2 साल 5 साल, कोई एक फिक्स्ड काम करने के लिए अगर पैसे का जरूरत है, तो कंपनी चाहता है कि डिवेंचर या बॉन्ड बेच दे, ठीक है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ नहीं आता है, उस तरफ जाता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कंपनी आओ हम लोग इक्विटी शेयर कंपनी का इशू करते हैं, ठीक है। जल्दी से यहां तक लिख लो। तो देखो, कंपनी जब
मार्केट में शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट करेगा, तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट देगा। एडवर्टाइजमेंट देगा कि हम लोग, हमारा कंपनी, ये कंपनी XYZ कंपनी या ABC कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहते हैं, और हम लोग मार्केट में मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी, वो तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में बोल ही देगा कि इतना नंबर ऑफ शेयर हम लोग इशू करना चाहते हैं। ठीक है, एक एक शेयर का दाम है, एक एक शेयर का जो दाम है एट द रेट मान लो 100 रुपया करके, एक एक शेयर का दाम है 100 रुपया। अब ये जो एक शेयर का दाम है 100 रुपया ना, मैं थोड़ा इधर दिखाऊंगा। एक शेयर कंपनी 3 तरीके से मार्केट में इशू कर सकता है। ये मान लो कंपनी का जो शेयर है ये फेस वैल्यू है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है? कंपनी के सर्टिफिकेट में जितना का शेयर रहेगा। एक शेयर मान लो 100 रुपये का हो सकता है, लेकिन तुम खरीदे हो 5,000 में। 100 रुपये का शेयर तुम खरीद रहे हो 50,000 में। 100 रुपये का शेयर तुम खरीद रहे हो 1 लाख में। 100 रुपये का शेयर तुम खरीद रहे हो 1,38,000 में। तुम कितने से भी खरीद सकते हो, लेकिन कंपनी का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। बात समझ में आ गया? तो एक 100 रुपया का फेस वैल्यू वाला शेयर कंपनी 3 तरीके से इशू कर सकता है। तुम लोग जानते भी हो, एट पार में इशू कर सकता है, एट प्रीमियम में इशू कर सकता है, और एट डिस्काउंट में इशू कर सकता है। 100 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में इशू हो रहा है तो बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। 100 रुपए का शेयर अगर 100 से अधिक रुपए में इशू हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। लेट्स सपोज 10% प्रीमियम, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा। तो मतलब 100 रुपए का शेयर अगर 110 में इशू हो रहा है, 101 में भी होगा, अगर इशू होगा तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम होगा। तो जस्ट मैं समझाने के लिए, 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम मतलब 110 में इशू हो रहा है। 100 का चीज 100 से ज्यादा दाम में इशू हो रहा है। और डिस्काउंट मतलब 100 का चीज अगर कम दाम में इशू हो रहा है, मान लो कि 10% डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो मतलब 90 में अगर इशू हो रहा है तो शेयर डिस्काउंट में इशू हो रहा है। कहने का मतलब है फेस वैल्यू से अप जाएगा तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से डाउन जाएगा तो डिस्काउंट। अब देखो, एक कंपनी 100 रुपए का शेयर मार्केट में बेचेगा, तो बेचने का कुछ तरीका होता है, और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंपनी मार्केट में जब शेयर बेचता है तो पहला जो एडवर्टाइजमेंट के संग वो डिक्लेरेशन देता है वो है एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी का डिक्लेरेशन देता है। उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी का डिक्लेरेशन देता है, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकेंड कॉल, और उसके बाद फाइनल कॉल। ठीक है ना? अब कंपनी मार्केट में बोलेगा कि हम लोग एक एक शेयर 100 रुपये में बेचेंगे, जिसमें से एप्लीकेशन में लेंगे 20 रुपया, अलॉटमेंट में 20 रुपया, फर्स्ट कॉल में 20, सेकेंड कॉल में 20 और फाइनल कॉल में 20 रुपया। टोटल कुल मिला के 100 रुपया ले लेंगे। ठीक है? अगर कंपनी बोलता है कि हम लोग एक शेयर 100 रुपये का शेयर जो है हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, 10 रुपया प्रीमियम एक्स्ट्रा लेंगे, तो जनरली क्या होता है, जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में आता है। प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में लिया जाता है। या फिर कंपनी अगर बोले कि हम लोग 100 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर 10 रुपया डिस्काउंट देके 90 में ले रहे हैं, तो मतलब डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट या फिर ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? जनरली अलॉटमेंट में होता है। या फिर कंपनी कहीं पे भी बोले ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जनरली प्रीमियम या डिस्काउंट का काम अलॉटमेंट में होता है। ठीक है? तो कंपनी, अब ध्यान से समझ लेना, कंपनी क्या करेगा, पहले तो एडवर्टाइजमेंट देके बोलेगा कि हम लोग इतना, मान लो कि सपोज करो कि 1000 शेयर मार्केट में छोड़ना चाहते हैं, हाँ, और जो लोग खरीदना चाहते हो इस सच एंड सच डेट में इस बैंक के अकाउंट में पैसा जमा कर देना। कितना? एक शेयर के लिए 20 रुपया जमा कर देना। बात समझ में आ रहा है? एक शेयर के लिए 20 रुपया जमा कर देना। तो मान लो मैं कंपनी हूं, मैं तो डिक्लेरेशन देके छोड़ दिया, मतलब एडवर्टाइजमेंट देके छोड़ दिया। मुझे क्या पता कि तुम लोगों में से कौन सब्सक्राइब करोगे, है ना? मतलब तुम लोगों में से कौन मेरे अकाउंट में पैसा डालोगे ताकि तुम मेरा कंपनी का शेयर खरीद सको, मुझे नहीं पता है ना।
तो पहले क्या होता है, मैं उस डेट तक इंतजार करता हूं और देखता हूं कि पैसा कितना आया। तो अलॉटमेंट में पहला होता है मनी रिसिप्ट का एंट्री। मनी रिसिप्ट हुआ तो मुझे पता चल गया कि इतना लोग मेरा शेयर खरीदने के लिए राजी है। बात समझ में आ गया। इसके बाद वो जो शेयर का पैसा आया, मैं क्या करूंगा, उस शेयर का पैसे को ट्रांसफर करूंगा। सर कहां पे? टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। बात यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद तुमसे मुझे पैसा मिल गया। यहां पे दो चीज हो सकता है, इनफैक्ट तीन चीज हो सकता है। नंबर वन, एप्लीकेशन का जो मनी है, मैं बोलना चाह रहा हूं एप्लीकेशन, थोड़ा सा देखो, तीन तरीके से मैं रिसीव कर सकता हूं। मान लो मेरे पास कितना शेयर है सर? 1000 शेयर है। 1000 शेयर मार्केट में छोड़ना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 1000 ही एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन मतलब चिट्ठी बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। 1000 ही एप्लीकेशन आया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, जितना चाहता था उतना ही सेल हो रहा है। या फिर हो सकता है मेरे पास 1500 एप्लीकेशन आया, या फिर हो सकता है मेरे पास 900 एप्लीकेशन आया, ठीक है ना। अगर 1000 शेयर मार्केट में मैं बेचना चाह रहा था और मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आया, टेंशन नहीं है। अगर मैं 1000 शेयर मार्केट में छोड़ना चाहता था और 900 एप्लीकेशन आया तो मेरे को कोई काम करना नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जितना लोग आया उतने को माल बेचेंगे और 100 शेयर मेरे पास फिर भी पड़ा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हाथों में बहुत सारा ऑप्शन है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मेरे पास 1000 शेयर है लेकिन एप्लीकेशन आ गया कितना? 1500। अब मैं दो काम कर सकता हूं। ऐसे सिचुएशन को जहां पे एप्लीकेशन ज्यादा आ गया उसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो दो चीज कर सकता हूं, या तो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। बोल सकता हूं पहला जो 1000 लोग आया, पहला जो 1000 लोग एप्लीकेशन का पैसा जमा किया, उन्हीं लोगों को हम लोग शेयर देंगे। बाकी जो 500 लोग एकदम लास्ट टाइम में अप्लाई किए हो उनको कोई शेयर नहीं देंगे। ऐसा कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोल सकते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, मतलब 1000 शेयर 1500 लोगों में बांट देंगे सर। 1000 शेयर 1500 लोगों में बांट देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1500 को 2000 कर रहा हूं। 1000 शेयर 2000 एप्लीकेंट्स के बीच में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम लड्डू खरीद के लाए हो 10 गो और आ गया है 20 जन लोग, तो हाफ ऑफ लड्डू करके गोल बना के सभी को दे दोगे, है ना। तो वैसे ही काम है। जो दो शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 मिलेगा, जो 10 के लिए अप्लाई किया उसको 5 मिलेगा, जो 50 के लिए अप्लाई किया उसको 25 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे कहने वाला बात है, देखो 2000 एप्लीकेशन था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो आ रहा है। 2000 एप्लीकेशन था और मेरे पास आया और 1000 मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो कहने का मतलब है 1000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस, 1000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस। मान लो 1000 एप्लीकेंट को 1000 सर्टिफिकेट दे दिया, तो 1000 एप्लीकेंट अभी भी है ना, उन्हीं को तो हम लोग प्रो राटा कर रहे हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा जो 1000 एप्लीकेंट है उन लोगों से जो हम लोग अमाउंट रिसीव किए हैं वो हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। सर कहां पे? इन अलॉटमेंट। याद रख पाओगे? इसी को हम लोग प्रो राटा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास जितना सर्टिफिकेट है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया और हम लोग रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उतने ही एप्लीकेंट्स को उतना ही कम सर्टिफिकेट हम लोग इशू करेंगे। तो देखना बीच में गैप कितना है, एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट में गैपिंग कितना है। जितना गैपिंग है उतना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हें। वो पैसा जो मिल रहा है क्या करोगे तुम? सर एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में जाके।
बात यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा देखो, क्यों कंपनी प्रोराटा करता है, क्यों कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करता है? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट करेगा इट विल हैम्पर कंपनीज गुडविल, गुडविल हैम्पर हो जाएगा, है ना। तो मेरा क्या कसूर है कि मैं लास्ट टाइम में अप्लाई किया, कंपनी को बहुत ज्यादा घमंड हो गया, इस कंपनी का नेक्स्ट टाइम आईपीओ निकलेगा ना, एकदम हम लोग क्या नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे ही नहीं। कंपनी प्रोराटा क्यों करता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं करता है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा तो झमेला कम, एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इट विल हैम्पर द कंपनीज गुडविल। अगर रिजेक्ट कर रहे हो, तो किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा गुडविल हैम्पर हो रहा है, हाँ खराब हो रहा है। क्योंकि मेरा क्या कसूर है? क्योंकि मैं लास्ट में अप्लाई किया, तो है ना, मैं लास्ट में अप्लाई किया, सिर्फ इसी कारण से मेरे को रिजेक्ट कर रहा है। आगे से ये कंपनी का आईपीओ निकलेगा तो एकदम से हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल तो है। अच्छा, अब कंपनी का ये सब झमेला हो जाने के बाद हम लोग जाते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में जाएंगे। अलॉटमेंट, अब कंपनी में जो लोग अप्लाई किया था, कंपनी में जो लोग अप्लाई किया था वो लोग कंफर्म हो गया कि उन लोगों को शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो, जब तक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था तुम्हें, तुम क्या कर रहे थे? तुम बोल रहे शेयर दो ना, शेयर दो ना, शेयर दो ना। अब जब शेयर तुम्हारे नाम पे अलॉट हो गया ना, तुम एकदम आसमान में चले गए, अरे अब तो मैं एकदम बन गया हूं 30 मार खा, है ना। अब कंपनी को फोन करके बोलना पड़ रहा है, भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, और तुम फोन साइलेंट में रखे हुए हो, तुम फोन तो ब्लॉक लिस्ट में है तुम्हारा, है ना, और कंपनी बार बार बोल रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा दो, अलॉटमेंट का पैसा दो, है ना। तो कंपनी क्या बोलेगा? अलॉटमेंट का पैसा दो। हम लोग आगे से पैसा नहीं देंगे। जब एप्लीकेशन का टाइम था, आगे से हम लोग पैसा दिए थे, पेमेंट किए थे, कंपनी रिसीव किया था। लेकिन जब मेरे नाम पे माने शेयर आ गया है ना, अब हम लोगों का घमंड बढ़ चुका है। अब कंपनी को बोलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे। तो कंपनी बोल रहा है, भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, तो अलॉटमेंट का ड्यू वाला एंट्री पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सुनने के बाद शेयर होल्डर लोग पैसा देगा, तो मतलब रिसीव वाला एंट्री नेक्स्ट होगा। बात यहां तक क्लियर है? वैसे ही फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू वाला एंट्री, उसके बाद रिसीव वाला एंट्री, सेकेंड कॉल में ड्यू वाला एंट्री, रिसीव वाला एंट्री, उसके बाद फाइनल कॉल में भी ड्यू वाला एंट्री पहले, रिसीव वाला एंट्री बाद में। एक बार शेयर का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास आ जाने के बाद घमंड बढ़ जाता है, और तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि 1 महीने बाद में पैसा देना है, ठीक है ना। जैसे कि पहले, जैसे कि LIC प्रीमियम, LIC लेने टाइम में जब हम लोग को पता चला कि किसी भी वक्त मर सकते हैं, हाँ एहसास हो गया, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक LIC करवा लेते हैं। तो पहला बार हम लोग जाके LIC ऑफिस में जाके हम लोग, है ना, पॉलिसी लिए थे। लेकिन उसके बाद से जब मंथली या क्वार्टरली या ईयरली पैसा देना पड़ता है, तो उन लोग फोन करता है, आके सामने से कंपनी फोन करता है कि आपका प्रीमियम का डेट हो चुका है, पैसा दीजिए जल्दी, ठीक है ना। मेरा भी डेट है 7 तारीख को, 7 तारीख को डेट है, लेकिन एक बार तो हो गया, 3 बार देना हो गया, ये चौथा बार है। अब मैं तो अपने ही घमंड में हूं, इस महीने के लास्ट 22 तारीख को पेमेंट करूंगा। बोला कोई बात नहीं सर, कम से कम करवा दीजिएगा ठीक है, 7 तारीख का चीज मैं 22 तारीख को पेमेंट करूंगा। बोला करवा दीजिएगा जरूर। बोले ठीक है, करवा देंगे। तो पहले ड्यू, उसके बाद रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बात समझ में आ चुका है? अब देखो, जैसे कि हाथों का 5 उंगली सेम नहीं होता है, वैसे ही समाज में सब लोग सेम नहीं होता है। कंपनी बोलता है ड्यू, रिसीव करने के टाइम में देख रहे हैं कि 2-4 लोग पैसा नहीं दिया। यहाँ पे ड्यू बोल रहा है, रिसीव करने के टाइम में 2-4 लोग और नहीं दिया। यहाँ पे ड्यू, रिसीव करने के टाइम में 2-4 लोग और नहीं दिया। यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे रिसीव करने के टाइम में 2-4 लोग नहीं दिया। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा बुरा आदमी है, अच्छा भी तो है, कुछ अलॉटमेंट का ड्यू करने के टाइम में रिसीव जब दिया, कंपनी जब रिसीव किया, उसी टाइम में कुछ आदमी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का एडवांस में पेमेंट कर दिया। हो सकता है कि नहीं, है ना। जैसे कि मान लो दुर्गा पूजा का टाइम है, चंदा आएगा घर में, काली पूजा में भी आएगा, सेम जो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं पंडाल है, वहां पे ही काली पूजा होगा। अब देखो दुर्गा पूजा का चंदा आएगा, उसी के संग तुम काली पूजा का भी चंदा दे दोगे, हैं?
अरे আবার আসবে না, না আসবে না, আসবে না। एक बार तुम दुर्गा पूजा के संग काली पूजा का चंदा दे दोगे ना, अपने खाता में लिखवा लोगे, तो कैसे आएगा? तुम तो एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, ऐसा ही होता है। अगर होता है तो कोई बात नहीं, तुम जहां पे रहते हो वैसा ही ना होगा। ठीक है, अच्छा चलो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे तरह ही होगा। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट में रिसीव, जब रिसीव होगा तब देखो दो चीज हो सकता है, तीनों जगह में जब रिसीव होगा दो चीज हो सकता है। नंबर वन क्या हो सकता है? ऑल मनी क्लियर, या फिर हो सकता है इनफैक्ट तीन चीज हो सकता है। ड्यू करके रखा है, मतलब फेल, पेमेंट नहीं दिया, फेल टू पे, ऐसा लिखता हूं मैं, फेल टू पे, पेमेंट नहीं किया, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? कॉल्स इन एरियर, या फिर हो सकता है एडवांस पेमेंट टू नेक्स्ट ईएमआई, बाकी ईएमआई एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। तो ऐसा ही काम फर्स्ट कॉल में भी होगा, कहीं पे पूरा क्लियर हो सकता है, या फिर कुछ कॉल्स इन एरियर कर सकता है, या फिर कुछ एडवांस दे सकता है। सेकंड कॉल में भी हो सकता है, लेकिन फाइनल कॉल में जब रिसीव करेंगे तब दो ही चीज हो सकता है सर, या तो ऑल क्लियर हो सकता है, या फिर तुम कॉल्स इन एरियर कर सकते हो, एडवांस नहीं दे सकते, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद कुछ देने लायक बचेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दोनों में ना दे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, माने अलॉटमेंट देने के बाद डायरेक्ट फाइनल कॉल में पैसा दे रहा है और टोटल पैसा क्लियर कर रहा है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखो अगर ऐसा सिचुएशन है कि अलॉटमेंट में तुम पेमेंट किए हो, अरे ध्यान से बात नहीं करना है, अलॉटमेंट में पेमेंट किए हो और नेक्स्ट फर्स्ट कॉल में तुम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर किए हो, सेकंड कॉल में भी तुम कॉल्स इन एरियर किए हो, और डायरेक्ट फाइनल कॉल में जाके पैसा पेमेंट कर रहे हो और पूरा पैसा पेमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, फाइनल कॉल का जो मेन पैसा है वो तो देना ही पड़ेगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कहां से कहां तक सर? यहां से यहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। फाइनल कॉल में भी ना दे तो तुम्हारा शेयर छीन लिया जाएगा। मैं आऊंगा उस लाइन में। अगर मान लो अरे बात नहीं करना है, देखो ना बात नहीं करना है, अलॉटमेंट के बाद तुम डायरेक्ट फाइनल कॉल में दे रहे हो तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ना बोला रहेगा तो एट द रेट 6% पर एनम, हमेशा। अगर रेट ना बोला रहे, अगर रेट कंपनी बोल दे कि 10% देना है तो 10%, 12% देना है तो 12%। अब कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। तुम क्या फेल किए हो, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में तो दे चुके थे ना, फर्स्ट कॉल फेल किया, तो फर्स्ट कॉल से लेके फाइनल कॉल का जितना दिन का गैपिंग है, मान लो 6 महीने का गैपिंग है तो 6 महीने का इंटरेस्ट। सेकेंड कॉल का जितना बनता था, सेकेंड कॉल से लेके फाइनल कॉल तक मान लो 3 महीने का गैपिंग है, सेकेंड कॉल में जितना बनता था, तुम्हारा जितना ड्यू था वो तो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद ड्यू के ऊपर 6% इंटरेस्ट और 3 महीने का। बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मान लो कहीं पे तुम कॉल्स इन एरियर कर लिए लेकिन एक भी पैसा नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर करने के बाद पैसा दिए ही नहीं हो, तो क्या हो सकता है। मान लो तुम एक स्कूटी लेके आए हो, खरीदे मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदे हो, 1-2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब होगा क्या हो सकता है। स्कूटी उठा के लेके जाएगा कि रहने देगा? लेके जाएगा। और जो तुम डाउन पेमेंट में दिए थे वो पैसा वापस करेगा? नहीं करेगा सर, वापस नहीं करेगा। और ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। अगर तुम फेल कर रहे हो, फेल टू पे ईएमआई तुम अगर फेल कर रहे हो तो क्या होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर, तुम्हारा शेयर छीन लिया जाएगा सर, तुम्हारा शेयर तुमसे छीन लिया जाएगा, फॉरफीचर हो गया।
अब फॉरफीचर होने के बाद तुम सोचो तुम्हारे पास से जो स्कूटी लेके गया है, क्या स्कूटी रख देगा या थोड़ा रिपेयर करवा के थोड़ा पॉलिश करके बेच देगा, किसी को बेच देगा ना, किसी को बेच देगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में दो चीज हो सकता है सर, नहीं 3 चीज हो सकता है सर। क्या 3 चीज? या तो वो एट पार में बेचे, या फिर वो प्रीमियम में बेचे, या फिर वो डिस्काउंट में बेचे। 3 चीज हो सकता है। 100 का शेयर अगर 100 में ही बेचे कोई टेंशन नहीं है, 100 का शेयर अगर 110 में बेचे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 100 का शेयर अगर 90 में बेचे तो एक टेंशन वाला बात है, एक टेंशन वाला बात है। तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो तुम एप्लीकेशन में तुम 20 रुपया दिए थे, अलॉटमेंट में 20 रुपया दिए थे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल का कोई पैसा नहीं दिए थे, ठीक है ना, और तुम्हारा शेयर छीन लिया गया। अब सोच के बताओ कंपनी को तुम्हारे से कितना फायदा हुआ? एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 20, मतलब 40 रुपया फायदा हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 40 रुपी प्रॉफिट, 40 रुपया प्रॉफिट। अब 100 का शेयर मान लो 80 रुपये में हम लोग डिस्काउंट में इशू कर दिए, तो यहां से लॉस हो रहा है 20 रुपया। क्या तुम इसको लॉस बोलोगे या फिर बोलोगे कि ये जो प्रॉफिट हुआ था वहां से हम लोग 20 रुपया डिस्काउंट दे दिए, प्रॉफिट कम हो गया, क्या बोलोगे? अपने पॉकेट से, अपने बैंक अकाउंट से 20 रुपया घाटा करोगे, या फिर तुम जो प्रॉफिट किए हो वहां से 20 रुपया कम कर दोगे? जो प्रॉफिट किए है वहां से 20 रुपया हम लोग डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज याद रखना। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के बाद हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ था। मतलब 40 रुपया तुम प्रॉफिट किए थे, 20 रुपया डिस्काउंट दिए, तो 20 रुपया तुम कहां पे रखोगे? कैपिटल रिजर्व में रख दोगे। तो प्रीमियम में अगर इशू कर रहे हो तो प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया। उस सिचुएशन में अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व में कितना जा सकता है? कैपिटल रिजर्व में कितना जा सकता है सर? 40 का 40 ही चला जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ था इंटैक्ट प्रॉफिट है। अगर पार में कर रहे हो तब भी 40 रुपया ही चला जाएगा। कहानी तब आएगा जब तुम डिस्काउंट में कर रहे हो। डिस्काउंट में कर रहे हो तभी ये कहानी बनेगा, 20 रुपया कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर पार में इशू कर रहे हो, 100 का 100 में इशू कर रहे हो, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? 40 रुपया ही चला जाएगा। बात समझो, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ये रहा टोटल इशू ऑफ शेयर का पूरा विस्तार से समझाना, ठीक है? तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अच्छा देखो, अब हम लोग करेंगे तो जर्नल एंट्री सीख लेंगे, ठीक है? जर्नल एंट्रीज। तो जैसे कि हम लोग लिखे थे, पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इधर थोड़ा देख लो, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए जर्नल क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर मान लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर रहे हो तुम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया और तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो एंट्री पलट जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस रास्ते से आया उल्टा रास्ते से वापस हो जाएगा। अगर मान लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो आया लेकिन तुम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी
एडजस्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। तो प्रोराटा एंट्री क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, प्रोराटा एंट्री प्लस प्लस, हाँ हाँ हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग एप्लीकेशन का मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम में हम लोग प्रोराटा वाला एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करो, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक्सेस पैसा जो है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो या अलॉटमेंट में भेज दो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर देखो, मान लो 100 रुपया आया, ठीक है, 100 रुपया आया, अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हो तो 20 रुपया रिजेक्ट हो गया, 80 रुपया कैपिटल में जाएगा। और अगर मान लो 100 रुपया आया, तुम रिजेक्ट नहीं किए, तो एप्लीकेशन में 100 रुपया मिला, तुम्हें एप्लीकेशन में 100 रुपया मिला, कैपिटल में जाएगा कितना, जितना बनता है 80 रुपया, 80 रुपया जाएगा। और एक्सेस जो मिला, एक्स्ट्रा जो मिला, इसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्स्ट्रा मनी को, एक्स्ट्रा जो मनी है वो चला जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। ये हो गया प्रोराटा का एंट्री। प्रोराटा मतलब एक्सेस ये वाला आता है, नॉर्मल एंट्री ये डेबिट और क्रेडिट है, जब ये जुड़ जाता है तब एंट्री का नाम हो जाता है प्रोराटा एंट्री। और एक बार बोले, हाँ देखो तुम्हारे पास 100 रुपया आया, ठीक है, अगर तुम 20 रुपया रिजेक्ट कर दिए तो ये वाला एंट्री हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर 80 रुपया। अगर मान लो 100 रुपया आया, तुम रिजेक्ट नहीं किए हो, तो 100 रुपया आया, एप्लीकेशन का 100 रुपया ट्रांसफर करोगे कैपिटल में 80 रुपया, और 20 रुपया जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है ना। जितना बनता है उतना ही कैपिटल में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। रिजेक्ट अगर नहीं करोगे तो ही ना प्रोराटा आएगा, रिजेक्ट करोगे तो प्रोराटा कैसे आएगा। ना 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 ना, रिजेक्ट अगर करोगे, रिसीव हुआ, रिजेक्ट हुआ, ट्रांसफर भी होगा, ट्रांसफर जब होगा तब ये वाला एंट्री नहीं होगा, ये वाला एंट्री नहीं होगा। हाँ, ऊपर में 80, नीचे में भी 80 होगा, क्योंकि 20 रुपया तो मैं रिजेक्ट कर चुका हूं ना, तो यहाँ पे भी 80 होगा, यहाँ पे भी 80 होगा। अगर तुम रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट सिचुएशन, एप्लीकेशन में आया 100 रुपया, कैपिटल में जाएगा 80 रुपया, और एक्सेस जो है 20 रुपया वो अलॉटमेंट में होगा, एडजस्ट, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। প্রথম এন্ট্রিটা করতেই হবে, প্রথম এন্ট্রিটা কি, তোমার অ্যাপ্লিকেশন মানি রিসিভের, তারপরে হয় রিজেক্ট হবে, নালে অ্যাপ্লিকেশন মানি টাকাটা ক্যাপিটালে ট্রান্সফার হবে আর পুরোটা এন্ট্রি হবে। রিজেক্ট করলে সেকেন্ড এন্ট্রিটা করব, আর রিজেক্ট না করলে ডিরেক্ট ফার্স্ট পেপার থার্ডে চলে আসবো, রাইট। क्या समझ में नहीं आया बोलो। वही जो 20 रुपए बोले रिजेक्ट कर देंगे तो 80 आएगा, और नहीं करेंगे तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था तुम्हें 100 रुपया, सॉरी मिलना चाहिए था, मान लो 80 रुपया, एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था 80 रुपया, तुमको मिला कितना, रिसीव कितना किए हो 100 रुपया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेस पैसा रिजेक्ट करो, नहीं तो एक्सेस पैसा एडजस्ट करो, है ना। तुम सोचो ना, तुम 1 महीने का फीस देने वाले थे, तुम 4 महीने का दे दिए हो। मेरे पास दो ऑप्शन है, 1 महीने का रखेंगे, 3 महीने का रिजेक्ट करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा ना, 1 महीने का लिखूंगा, 3 महीने का एडवांस ले लूंगा, और नेक्स्ट 3 महीने में उसको एडजस्ट करूंगा, तो सिंपल सा बात है। अब देखो 80 रुपया, 20 रुपया तुम रिजेक्ट करोगे, नहीं तो तुम 20 रुपया एडजस्ट करोगे। ये जो 20 रुपया रिजेक्ट किए इसको रिजेक्शन एंट्री, और ये जो एडजस्ट किए इसको प्रोराटा एंट्री बोलेंगे। और अल्टीमेटली तुम अपने पॉकेट में 80 रुपया तो रखोगे ना, 80 रुपया तो रखोगे। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेशन मनी हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू वाला एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री,
अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, ठीक है। अगर मान लो अलॉटमेंट में बन रहा है मेरा 100 रुपया, अलॉटमेंट में 100 रुपया बन रहा है, 100 ही रुपया मांग लिए, झमेला खत्म, पार में हो रहा है, 100 का चीज 100 ही मांग रहे हैं। अगर मान लो अलॉटमेंट में प्रीमियम एक्स्ट्रा 20 रुपया मांग रहे हैं या 10 रुपया मांग रहे हैं, मांग सकते कि नहीं मांग सकते, पहले ही बताए थे, है ना। अगर प्रीमियम मांग रहा हूं तो बोलूंगा अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे देना, कितना, मान लो 20 रुपया, तो अलॉटमेंट में कितना मांगूंगा, 100 या 120, 120 रुपया मांगूंगा। बात समझ में आया। अगर मान लो मैं बोला अलॉटमेंट का पैसा देना, कैपिटल कम है, लेकिन अलॉटमेंट में 100 नहीं देना है, 90 देना है तुम्हें, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। और अगर डिस्काउंट में दूंगा तो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर लेना, ठीक है। मान लो 10 रुपया में डिस्काउंट दे रहा हूं तो 10 रुपया करोगे, या तो तुम डिस्काउंट हो सकता है, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बात समझ में आया। अलॉटमेंट का कैपिटल 100 रुपया है, 20 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा हूं तो अलॉटमेंट में मांगूंगा 120 रुपया। और अगर मान लो कि अलॉटमेंट में मांग रहा हूं 90 रुपया, क्योंकि मैं दे रहा हूं तुम्हें 10 रुपया डिस्काउंट, तो कैपिटल कितना है, कैपिटल 100, कैपिटल होगा 100, दे रहा हूं 10 रुपया डिस्काउंट और मांग रहा हूं कितना, 90 रुपया। या तो डिस्काउंट नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों एक संग नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ, अलॉटमेंट रिसीव भी होगा, तो मैं बोलूंगा क्या, अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव एंट्री। अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। अगर नॉर्मल जितना मांगा गया था उतना ही मिल गया तो 100 रुपया मांगे थे, 100 रुपया मिल गया, झमेला खत्म। अगर मान लो कोई कॉल्स इन एरियर करता है, मतलब मांगे है 100 रुपया, लेकिन बैंक में आया मान लो 90 रुपया आया, तो मतलब कोई एक आदमी 10 रुपया नहीं दिया, कोई एक आदमी 10 रुपया नहीं दिया। अगर 10 रुपया नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है। 100 बनता था, 10 नहीं मिला तो मिला कितना सर, 90, है ना। कोई एक आदमी 10 रुपया नहीं दिया सर, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। अगर मान लो कोई एक आदमी फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग जाके समझते हैं एडवांस वाला चीज, ठीक है ना। एक एंट्री में सब नहीं। मान लो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 नंबर अलॉटमेंट रिसीव हुआ ना, फर्स्ट कॉल ड्यू वाला एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू किए 100 रुपया, ठीक है ना, ड्यू किए हम लोग 100 रुपया, और मिल रहा है मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है। मिलने के टाइम में क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आ रहा है ना पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक आदमी पैसा नहीं दिया था, हो सकता है यहाँ पे कोई भला आदमी आ जाए और सेकेंड कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दे, तो अगर सेकेंड कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे देगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बात समझ में आया
कितना मांगे थे? 100 रुपया मांगे थे, तो फर्स्ट कॉल में 100 ही रुपया आएगा। एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 10 रुपया मान लो मिल गया, तो बैंक में कितना आया टोटल? 110 आया। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट मान लो कि सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल को मैं एक संग दिखा देता हूं, एक ही तो एंट्री है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लो 100 ड्यू 100 है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव वाला एंट्री, रिसीव वाला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, मान लो जो आदमी कॉल्स इन एडवांस दिया था पहले, क्या सेकेंड एंड फाइनल कॉल में वो पैसा वापस से देगा? नहीं देगा ना, वो बोलेगा एडवांस दे चुका हूं कटवा लेना, एडवांस दे चुका हूं कटवा लेना। तो कटवाने का एंट्री क्या है? जब मिला था तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हुआ था, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था। जब कटवाने का टाइम आएगा तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी कोई एक बदमाश पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो सकता है। ठीक है ना, मान लो 100 रुपया बन रहा था 100 रुपया, वो ऑलरेडी 10 रुपया दे चुका था, तो देगा कितना? अभी मिलेगा मुझे कितना? 90 रुपया मिलेगा। और अगर मान लो इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाता हूं मैं, मान लो कोई एक बदमाश है जो कि यहाँ पे पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो गया, मान लो 20 रुपया, दो आदमी मिलके पैसा नहीं दिया, 20 रुपया नहीं दिया, तो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्या जाएगा? बनेगा जितना बनता था, मतलब ड्यू में कितना लिखे थे हम लोग? 100 रुपया, तो 100 तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो, एक जन कटवा लिया, दो जन नहीं दिया, मतलब ये नहीं मिला 30 रुपया, तो मिला कितना मुझे? 70 रुपया। बात यहां तक क्लियर हो गया? एक बार चलो याद करवा देते हैं। कंपनी क्या बोलेगा? कंपनी पहले बोलेगा बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक्सेस पैसा रिजेक्ट हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल में ट्रांसफर करो, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री। अगर प्रोराटा हुआ माने एक्सेस पैसा आया तो उसको एडजस्ट करेंगे कहां पे? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में जब एडजस्ट करेंगे तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्स्ट्रा मिलेगा, एडवांस में मिलेगा तो हमेशा क्रेडिट में जाएगा, नहीं मिलेगा तो डेबिट में आएगा। ठीक है, लिख दिए। अब अलॉटमेंट मानी ड्यू का एंट्री याद रखना, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा आया तो कंपनी बोलेगा बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर मान लो कोई बदमाश पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कोई भला आदमी अगर एडवांस दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा दो, कैपिटल कम है, फर्स्ट कॉल का पैसा दो, कैपिटल कम है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है तो कंपनी क्या बोलेगा? बैंक में फर्स्ट कॉल का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बदमाश पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, भला आदमी एक्सेस दे दिया, एडवांस दे दिया तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, मतलब ड्यू का एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, कैपिटल कम है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, कैपिटल कम है, ये वाला एंट्री।
पैसा मिल गया, बैंक में सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। बदमाश पैसा नहीं देगा तो पॉलिसी इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो भला आदमी पैसा एडवांस में देके रखा था वो उतना भी भला नहीं है कि वापस से पैसा देगा, वो कटवा लेगा, और कटवा लेता है तो पॉलिसी इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आज के लिए यहाँ पे ही रखेंगे, ठीक है। जो तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर है नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से करना है ना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।